हाय स्टूडेंट्स। तो अब हम लेकर करके आ गए आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो सेकंड लेक्चर है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि पहला जो हम लेक्चर दिए थे फिजिकल वर्ल्ड का वो तो इंट्रोडक्शन था, है ना। उस एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जब हम चैप्टर वाइज करके पढ़ते जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में जिसे मैंने आपको बतलाया, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर मान चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें हमने आपको सिखलाया कि यूनिट्स क्या है, यूनिट का डिफिनेशन हमने बताया आपको। फिर हमने आपको बतलाया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ना। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक हम पहुंच चुके थे कि बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो वहां पर हम वहां तक समझा चुके हैं बच्चों। हाँ, पिछले लेक्चर को जरूर देखिए समझने के लिए, जिसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स के यूनिट जो थे वो थे क्या, तो एफपीएस सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, जो पिछले लेक्चर में आपको हम समझा चुके हैं। पिछले लेक्चर को जरूर देखो इसको समझने के लिए अच्छे से। सेकंड नंबर सीजीएस सिस्टम, थर्ड नंबर एमकेएस सिस्टम, MKS system, and fourth one is SI units, system of units, है ना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चार हम लोग सिस्टम पढ़े। एक एफपीएस सिस्टम जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एसआई यूनिट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एसआई यूनिट, राइट। तो एफपीएस क्या है, सीजीएस क्या है, एफपीएस में सबका डिटेल थोड़ा चलने जा रहा है, अभी ध्यान से सुनते रहना बाबू। कि एफपीएस सिस्टम में क्या कि डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन फुट, मास इज इन पाउंड एंड टाइम इज इन सेकंड। सेकंड इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम। डिस्टेंस इज इन फुट, मास इज इन पाउंड, बट इन दिस केस डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर एंड मास इज इन ग्राम, एंड इन दिस केस डिस्टेंस इज इन मीटर एंड मास इज इन किलोग्राम, बट टाइम इज in second in all of them, right? तो सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्यों हमको एसआई का बात करने लगे हम लोग, क्यों ऐसा क्यों करने लगे। हाँ, सब था ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो फिर क्यों एसआई आया। इसलिए बच्चों, क्योंकि इन सभी में ये होता था कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को दिक्कत होने लगा। कोई कंट्री मान रहा है इसको तो कोई कंट्री मान रहा है इसको, कोई कंट्री मान रहा है एफपीएस को तो कोई कंट्री मान रहा है सीजीएस को तो कोई कंट्री मान रहा है एमकेएस को। दिक्कतें आने लगी, परेशानियां होने लगी, तो उसको दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। मींस क्या कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिट का जो सिस्टम होगा वो एक ही होगा, फिक्स होगा। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट इंडिया में भी मीटर होगा, अमेरिका में भी मीटर होगा, जापान में भी मीटर होगा, रसिया में भी मीटर होगा। मास का इंडिया में किलोग्राम, हर एक कंट्री में किलोग्राम। वाह, बहुत आसानी हो गया। यानी कि साइंटिस्टों ने एक ऐसा यूनिट बनाया जिसमें कि 1960 में 6 यूनिट्स दिए गए, 1960 में 6 ऐसा यूनिट दिए गए, और 7th यूनिट जो दिया गया मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और 1970 में, है ना। लोगों को लगता था कि मास का भी मास ही है ना, मोल नहीं। वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, जब हम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट का बात करते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ जाता है मास से हट करके, है ना। तो वहां पर 7th का बात हुआ। और 1960 में 2 चीज और बताया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। तो सप्लीमेंट्री में 2 चीज आता है, प्लेन एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। अरे यहां पर बात अजीब है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये प्लेन एंगल है, डिटेल चलेगा भी तुरंत। सोचने वाली थोड़ा सा बात है कि लेंथ का मीटर, रेडियस का मीटर कैंसिल हो गया, तो ऐसा यूनिट आना ही नहीं चाहिए, कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा यूनिट रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। इसीलिए इस दोनों को अलग एक पार्ट में रखा गया है, सप्लीमेंट्री यूनिट, राइट। यहां से लग रहा है कि यूनिट नहीं है, बट ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, राइट। इस बात को दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, सर थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, कैंसिल हो गया, यूनिट नहीं होगा सर, ये डायमेंशन लेस होता है। आज डायमेंशन के बारे में भी जिक्र करने जा रहे हैं बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन, डिटेल चलेगा, अभी ध्यान से सुनते रहो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये एंगल का हम बात किए तो लग रहा है कि यूनिट लेस है, ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन होता है रेडियन। ओके, तो दिमाग में सेट रखना है। स्टार्ट करते हैं एफपीएस। ओके, चलिए जल्दी।
ये तो हम लिखवा चुके थे पिछले लेक्चर में। तो आइए, हमारा टारगेट है कि सभी को, हर एक को हम कन्वर्ट कर दे किसमें, तो एसआई में। किसमें? एसआई में। तो बताइए बच्चों, एफपीएस बोलो। एफपीएस मीन्स द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन फुट, मास इज इन पाउंड एंड टाइम इज इन सेकंड। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ध्यान से लिख लेना आराम से, कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज इन पाउंड एंड टाइम इज इन सेकंड इज नोन एज एफपीएस सिस्टम। क्लियर हो गया होगा? अरे वाह। तो बताओ बच्चों, यहां से देखो, 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। माइंड में सेट कर लो आप, क्योंकि हमारा लेंथ है 6 फीट 1 इंच। तो जरा सा सोचो कि हम कैसे अपना मेजर करेंगे लेंथ सेंटीमीटर में। हाँ, क्योंकि आर्मी वगैरह में जब सिलेक्ट होते हैं लोग, तो उनका लेंथ जो हाइट है वो मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप कितना फीट के हैं तो कितना सेंटीमीटर होंगे? माइंड इट। तो सोचो बच्चों, 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। तो 12 इंच को कन्वर्ट कर दो ना, 12 इंच, तो 12 इंटू 1 इंच। सोचने वाली बात है। 12 इंच को लिख सकते हैं 12 इंटू 1 इंच। तो 12 इंटू 1 इंच मीन्स 2.54 सेंटीमीटर। जैसे ही इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, तो आएगा 30.48। 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। अब याद कर लेना है कि 1 फीट में कितना होता है। सही है। अब सोचो कि 1 फुट इक्वल टू आया 30.48 सेंटीमीटर। अब सोचने वाली बात है कि 1 फीट में 1 फीट में आ गया 30.48 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तुरंत सीजीएस में समझाने जा रहे हैं 100 से क्यों डिवाइड। 100 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा मीटर में। मीन्स 1 फीट इक्वल टू आ गया 0.3048 मीटर, है ना। अब यहाँ मीटर है, अब इसको नीचे ला देंगे यहाँ पे, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर ये रिलेशन तुमको याद है 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर, तो आप आराम से फीट को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? याद हुआ? अब देखो बच्चों, यहां से होता है 1 पाउंड इक्वल टू 0.453 kg। अब देखिए, यहां से आप आराम से केजी में, पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर लिए। अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए। मास को, लेंथ को कन्वर्ट कर लिए मीटर में, और मास को कन्वर्ट कर लिए किलोग्राम में। काम खत्म। अब सोचो कि 1 पाउंड में आ गया 0.453 किलोग्राम, और 1 फीट इक्वल टू आ गया 0.3048 मीटर। इसको आप याद रखेंगे तो आराम से आप फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहीं पे आ गया 10 पाउंड, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.53 किलोग्राम। और कितना ग्राम हो जाएगा? तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 453 ग्राम हो जाएगा। 1 पाउंड इक्वल टू। क्लियर? एकदम इजी लगा होगा, नो टेंशन। जल्दी से लिखो, जल्दी। अब देखो बच्चों, अब हमारे सीजीएस पे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बस कि हम किसी तरह से सभी को किस में कन्वर्ट कर दे, बोलो, तो एसआई यूनिट में। वाह। नेक्स्ट है सीजीएस, और एमकेएस तो अपने आप में ऐसा ही है, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकंड। अरे वाह। यानी हमको सीजीएस के बारे में थोड़ा सा सोच लेना है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, where C stands for centimeter, G for ग्राम एंड S for सेकंड। ये आराम से लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं बोलिए? कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकंड इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। खत्म। एक बार में लिख लेगा। अरे वाह। The system of units in which length is measured in centimeter, mass is in gram and time is in second is known as CGS system। अब सोचो बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू होता है
100 सेंटीमीटर। 100 को ऐसे लिखते हैं आराम से, इसको नीचे लाओगे, देखना ध्यान देना, तो इतना होगा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर सोचो, अरे याद होगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर याद होगा आराम से, इसको नीचे लाओ। हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन में आएगा, यानी देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड हो गया। अरे वाह, यही पावर ऊपर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 माइनस 2 मीटर होगा। और 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। फिजिक्स में ग्राम को जी से लिखते हैं, केमिस्ट्री में ग्राम को जीएम से लिखते हैं, नो टेंशन। अपना तरीका है लिखने का बच्चों, अपना एक वे है ना। तो 1 ग्राम इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। क्लियर हो गया होगा। टाइम तो सेकंड में कर रहे कि बिंदास, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहे बाबा, है ना। तो जल्दी से लिख लो, जल्दी एकदम क्लियर हो गया होगा। और एमकेएस में तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी लिख लो। एमकेएस में तो क्या बस डिफाइन कर दोगे, काम हो जाएगा, है ना। एमकेएस द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच length is measured in meter, mass is in kilogram, length is in meter, mass is in kilogram and time is in second। एक बार बोलेंगे बस क्लियर हो जाएगा। The system of units in which length is measured in meter, mass is in kilogram and time is in second is known as MKS system। क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबू SI यूनिट्स का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, जिसको एसआई यूनिट का बात हम लोग करते हैं, एसआई यूनिट के रूप में जानते हैं, राइट। अब देखो इसमें हम लोग जानेंगे, हम अभी तुरंत बोले हैं कि 1960 में 7th जो है मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वो 1970 में। लेकिन दो चीज और है जिसको सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीटली इससे डिफरेंट है ना। लगता है कि यूनिट नहीं होगा, फिर भी यूनिट होता है, यानी इनसे कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए उसको एक अलग से सप्लीमेंट यूनिट में रखा गया है। ओके, तो आइए इस यूनिट का बात करते हैं जल्दी, है ना। तो जिसमें 7 यूनिट्स हैं बच्चों, अब देखा जाए, ध्यान से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे डायमेंशन भी साथ साथ लिख देते हैं, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में ही बेसिक क्वांटिटी आता है, टाइप है बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी, एसआई यूनिट, सिंबल एंड डायमेंशन। डायमेंशन अभी थोड़ा डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों, इसके बाद का टॉपिक डायमेंशन ही है। एक साथ में डायमेंशन बताएंगे, मजा आएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब डायमेंशन का फिर से टेबल बनाएंगे, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पर डायमेंशन सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, आराम से समझिए, एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये आपको याद भी होगा, अच्छे से याद होगा एकदम, 9th में पढ़े हैं। लेकिन डायमेंशन आपको नहीं पता है ना। तो डायमेंशन आज हम लोग सीखेंगे अच्छे से बाबू, राइट। देखिए टेबल बन के तैयार हो गया। ओके, देखा जाएगा ध्यान से। फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं मास, सेकंड नंबर लेंथ, टाइम थर्ड नंबर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोलते हैं, इसको करंट भी सिंपली बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, समझ जाएंगे आप। करंट लिखा हुआ है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट। ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी, और अमाउंट INTENSITY इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम सब कुछ समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में हम समझाए हैं कि लाइट का इंटेंसिटी सबके बारे में डिटेल चलेगा धीरे धीरे बच्चों। मास के बारे में आप जानते हैं, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटेड अप किया जाएगा उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे किसी भी सिंपल वे में, हम अभी समझा रहे हैं कि बैटरी से किसी रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी किसी सर्टेन एरिया में कितना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मींस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल, वाह। तो एसआई यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, सब याद है आपको, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, राइट। हाँ, सिंबल क्या है तो मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड एस, केल्विन के, एम्पियर ए, कैंडेला CD, मोल MOL, राइट। अब देखिए बच्चों, डायमेंशन, M फॉर मास, मास का डायमेंशन M होता है, L फॉर लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L होता है। तुरंत भी आ रहे हैं डिफिनेशन पे, पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से एकदम। टाइम का डायमेंशन T होगा, और टेम्परेचर का T मत सोचना, अब टेम्परेचर का K होता है, केल्विन भी इसको मत कहना, बस सिंपली K कहना, K। करंट का I से रिप्रेजेंट करते हैं तो I भी डायमेंशन होता है, A यूनिट होता है सेंट तो A भी होता है, दोनों होता है। और है लिखा हुआ बच्चों, कैंडेला का CD भी लिखता है बहुत सारा बुक, C भी लिखता है बहुत सारा बुक, C ही लिखो। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, MOLE होता है, लेकिन MOL होता है यूनिट डायमेंशन MOL, राइट। अब देखो बच्चों, यहां पर डायमेंशन में 3 का इंपॉर्टेंस ज्यादातर जितना ज्यादा आप लिखिएगा यूनिट डायमेंशन का बात करेंगे हम लोग, तो डायमेंशन में ज्यादातर 3 आएगा, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, राइट। तो मास कैसे यूनिट, किलोग्राम, यूनिट ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम, और सिंबल जो है वो केजी है, और डायमेंशन M है, M फॉर मास, लेंथ मीटर ML, लेंथ L डायमेंशन L, टाइम का T डायमेंशन, टेम्परेचर का K डायमेंशन, करंट का I और A डायमेंशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का C डायमेंशन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, क्योंकि आपको यूनिट सब पता है ना, मास का किलोग्राम केजी, लेंथ का M, टाइम का S, और टेम्परेचर का K, करंट का A, कैंडेला CD और मोल, राइट। तो जल्दी से इतना लिखिए, तुरंत आ रहे डायमेंशन पे, डायमेंशन याद रखना, क्योंकि यूनिट आपको पता है, नहीं तो भी पढ़े हैं, लेकिन डायमेंशन आपको नहीं पता है, इसलिए याद रखना है। 3 का डायमेंशन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, मास M फॉर मास, लेंथ L फॉर लेंथ, टाइम T फॉर टाइम, केल्विन, टेम्परेचर के लिए K, करंट के लिए I से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होता है तो I और A याद रखने का तरीका। कैंडेला C से डायरेक्ट CD भी लिखोगे, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन C लिखना ज्यादा अच्छा है। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, राइट। जल्दी अब 2 हम ऐसे यूनिट्स पे आ रहे हैं बच्चों जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम एंगल के बारे में डिटेल पढ़ा चुके हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम आपको बता दिए हैं एंगल के बारे में डिटेल, लेकिन थोड़ा सा भी जान लो, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो 2 सब फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके यूनिट्स जो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और रेडियन और स्टेरेडियन रेडियन होते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम बात कर लेते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर एंगल, जिसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं, प्लेन एंगल, और नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। तो इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट रेडियन, राइट। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन,
जिसको हम शॉर्ट में एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रेडियन आरएडी से। ध्यान से समझना, क्लियर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से। तो बताइए बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 यूनिट्स आ गए, कौन कौन? तो एक आ गया प्लेन एंगल, एक आ गया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सिंपली 2 स्ट्रेट लाइंस और 2 प्लेन्स के बीच का एंगल है, जो होता है ये आर है, ये एल है आर्क लेंथ, और ये रेडियस आर है, और थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, राइट। यहां पर सॉलिड एंगल जो है, कोई भी यहां प्लेन, ध्यान देना बच्चों, ये जो प्लेन एंगल है वो 2 स्ट्रेट लाइन, पहले प्लेन एंगल को ध्यान से सुनो, प्लेन एंगल को क्लियर करने जा रहे हैं कि 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच का बात करो या 2 प्लेन्स के बीच का बात करो। 2 स्ट्रेट लाइंस या 2 प्लेन्स, ये प्लेन है, देखो ये है ना, ये दोनों प्लेन है। तो ये दोनों प्लेन्स का अगर हम बात करेंगे तो दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल का बात करो तो प्लेन एंगल, राइट। या फिर 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच का बात करो तो एंगल, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो है इंक्लाइनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, हाँ, और 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स। तो बताइए यहां पे थीटा इक्वल टू आ गया एल बाई आर, जहां पे आर्क लेंथ, सोचो लेंथ का मीटर अगर यहां से देखोगे कंफ्यूजन में, तो लेंथ का मीटर रेडियस का मीटर कैंसिल हो गया, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता है एसा रेडियन, इसलिए इसको सेपरेट करके आपको पढ़ाने के लिए कह दिया गया या पढ़ने के लिए कह दिया गया, राइट। तो यहां से थीटा इक्वल टू एल बाई आर जिसका सेंटर होता है रेडियन, ओके, रेडियन। और यहां देखो बाबू, सॉलिड एंगल का बात करने जा रहे हैं। तो सॉलिड एंगल को हम डिटेल में डिफाइन करेंगे जब हम 12th क्लास में, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे, प्रूफ करेंगे कि सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों, वो होता है डी ओमेगा इक्वल टू डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और यूनिट रेडियस के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल का कंप्लीट वैल्यू होता है वो 4 पाई रेडियन होता है, 4 पाई स्टेयर रेडियन होता है। कैसे, सब प्रूफ के साथ आगे बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सीख लो, यही चीज एनसीईआरटी में लिखा रहता है डीए बाई आर स्क्वायर, समझना ध्यान से। कोई भी कोनिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट हो, हाँ, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस यूनिटी 1, मींस यूनिट रेडियस के स्फीयर के सेंटर पर किसी कोनिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। लेकिन उसको डिफाइन करेंगे अभी नहीं, उसका डिफिनेशन 12th क्लास में, क्योंकि अभी उसको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको इसलिए समझा दे रहे हैं, ये भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए समझा रहे हैं कि आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट माइंड में रोटेट होने लगे। तो देखो बच्चों, यही है, ये देखो यही है। ऐसे कैसे करते हैं हम लोग कि सैंडी सरफेस है, उसे मार्कर को इंसर्ट कर दो या पेन को इंसर्ट कर दो और उसको ऐसे ऐसे रोटेट कराओ तो पता चलेगा कि इस तरह का शेप बनेगा। तो यही जो इसके सेंटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, इसके सेंटर पे जो एंगल का कंप्लीट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ 2 प्लेन्स के बीच या 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ उसको हम प्लेन एंगल कर दिए या एंगल सिंपली कर दिए, जिसका डिटेल हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स में, राइट। लेकिन यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड एंगल का। अब सोचो, कोई भी स्फीयर ऐसा बहुत सारा, इसको रोटेट कराओगे, चारों तरफ रोटेट करा दोगे तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन होगा। तो यही कोनिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, देखो कौन है, तो कोनिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, जो यूनिट रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे एंगल का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल। हाँ, और कंप्लीट सॉलिड एंगल का वैल्यू जो होता है वो 4 पाई स्टेयर रेडियन होता है यूनिट रेडियस के सेंटर पे, यूनिट रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है। हाँ, एनसीईआरटी में इतना लिखा रहता है, हम लोग का इतना आता है। कैसे आता है जरा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे तो यहाँ पे जानना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, यही है, ये सॉलिड बनेगा, आपको पता है 3 डायमेंशनल बनेगा। इस तरह का शेप जब बन रहा है तो 3 डायमेंशनल बन रहा है, कॉमन सेंस। तो यहां पे जो एरिया आता है डीए, जैसे कोनिकल शेप है तो इरेगुलर शेप है, उसको हम लोग जब इसका कंपोनेंट लेते हैं डीए का, तो डीए कॉस थीटा आता है, और यहां से ये डी ओमेगा है, डी ओमेगा। यही जो एंगल हुआ वो हो गया स्टेयर रेडियन में, जो हो गया सॉलिड एंगल। और यहां से जब हम चार्ज का बात करते हैं बच्चों, कोई चार्ज ले लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन। क्या बात है,
सोचो सोचो, थोड़ा सा ज्यादा हम बता रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सीख लो। देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ चार्ज रहेगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो चार्ज रहेगा तो फील्ड लाइंस नॉर्मली जाएंगे, फील आएगा अच्छे से, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं, चार्ज लेकर बता रहे हैं आपको। तो प्लस चार्ज रहेगा तो फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, प्लस से अवे। और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस। सोचो जरा सा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और यहीं से cos 0 करते हैं बच्चों, तो cos 0 का वैल्यू 1 आ जाता है, cos 0 डिग्री और cos 0 का वैल्यू 1। एनसीईआरटी में ये चीज सोच करके लिखा रहता है। हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहता है, नो टेंशन। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और वहां से आ जाता है बाबू डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। यहां से भी देखो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, यूनिट लेस लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा यूनिट इसका स्टेरेडियन होता है। क्लियर हो गया होगा। यानी शॉर्ट में आपको अभी याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है किसी कोनिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा, यूनिट रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द सॉलिड एंगल। जो दिखाई दे रहा है सेंटर पे एंगल, वही है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, राइट। 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। अब सोचो जरा सा कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसके द्वारा एंगल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, इरेगुलर शेप है, जैसे इस तरह का हम लोग शेप लेके चलते हैं, एकदम 12th में डिटेल में बताएंगे बच्चों। इस तरह का हम डीए ले लिए और इसका कंपोनेंट इधर लेंगे, डीए कॉस थीटा आएगा, और ये पैरेलल हो जाएगा डी ओमेगा के। प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करेंगे, डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। बहुत आसान है प्रूफ, लेकिन आपको बहुत फीलिंग आएगा अच्छे से वहां जब पढ़ेंगे। और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका यूज आएगा, वहां से फ्लक्स प्रूफ करेंगे कि फाई इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल दे रहे हैं, इसीलिए बस इतना याद रखो कि सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों, वो होता है क्या, तो किसी कोनिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका एसेंट होता है स्टेरेडियन। अभी याद रखना है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डी ए बाई आर स्क्वायर, बट व्हाई बिकॉज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। क्लियर, इतना काफी है बस। अभी तुमको याद रखना है बस 11th क्लास के लिए कि सॉलिड एंगल का एसेंट होता है स्टेरेडियन, जिसको डी ओमेगा ओमेगा या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। कंफ्यूजिंग कि यहाँ लग रहा है कि एसेंट नहीं है, लेकिन एसेंट रेडियन होता है। यहाँ लग रहा है कि एसेंट नहीं है क्योंकि लग रहा है कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और लग रहा है कि एसेंट नहीं होगा, लेकिन एसेंट होता है जो कि स्टेरेडियन होता है। जल्दी उतार लो, जल्दी। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं डायमेंशन, इसीलिए लिख दिए हैं कि हमको फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। और आइए फील करते हैं डायमेंशन को। और यूनिट डायमेंशन बहुत सारा हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों, बस ध्यान से सुनते रहो, अच्छे से देखते रहो कि हम क्या बता रहे हैं। पूरा एकदम कॉन्सेप्ट अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। एकदम सिंपल वे में डिफिनेशन लिख रहे हैं बाबू, फील करते हुए एकदम। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। डायमेंशन को डिफाइन करने से पहले हम उसको फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे लेंथ का बात करो, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ को ऐसे लिखते हैं बच्चों, बिग ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ हो गया। लेंथ ब्रैकेट दे दिए मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ हो गया, ब्रैकेट मीन्स डायमेंशन ऑफ लेंथ हो गया। अब देखो, लेंथ का डायमेंशन एल हम बता चुके हैं, ओके। और लेंथ का एसेंट क्या होता है, तो मीटर होता है, तो मीटर का पावर 1 और यहां भी एल का पावर 1। अब इसमें बहुत सारे बुक क्या करते हैं कि एल को ऐसे लिख देते हैं, ये भी सही है, बाहर है तो भी सही है। बहुत सारे बुक में देखेंगे आप, कंपटीशन में क्वेश्चन जो पूछा हुआ रहता है वो अधिकतर बिना ब्रैकेट का ही लिखता है। जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है वो बिना ब्रैकेट का ही ज्यादा लिखता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा वे ये लिखने का है। कैसे, सो सुन। ऐसे एनसीईआरटी में तो ये लिखा रहता है ना, लेकिन सबसे अच्छा वे ये है। क्यों, कारण सुनो कि डायमेंशन ऑफ लेंथ
डायमेंशन ऑफ लेंथ मीन्स हो गया डायमेंशन लेंथ का। अब इसका मतलब क्या, डायमेंशन ऑफ एल क्या क्या मतलब है ना। तो सोचने वाली बात ये है कि यहां पर डायमेंशन क्या बतलाता है वो सुनने जा रहे हैं हम लोग और समझने जा रहे हैं कि लेंथ का डायमेंशन हो गया। अब डायरेक्ट हम एरिया का डायमेंशन ऑफ एरिया इज डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का डायमेंशन एल और ब्रेथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो एल यानी एल का पावर 2 आ गया, राइट। और यहां पे हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो एल का पावर 3। बोलो, ये बतला रहा है वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, 1D लिनियर ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बतला रहा है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए 2D ओके। और ये बतला रहा है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए 3D। क्या बात है, सोचो, वॉल्यूम 3D। देखो बच्चों, यहां से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। आप मूवी देखने जाएंगे, 3D मूवी देखने जाते हैं, आपको स्पेक्टेकल मिलता है उस तरह का जिसमें 3D लगता है कि जहां फिल्म चल रहा है हम उसी माहौल में हैं, बाहर से फिल्म नहीं देख रहे हैं, मतलब कि हम हॉल में नहीं फिल्म देख रहे हैं, लगता है कि हम वहीं पे हैं, ऐसा फील आता है आपको। देखिएगा 3D बहुत सारे पिक्चर्स देखेंगे तो आपको लगेगा, या फिल्म वगैरह देखेंगे लगेगा कि अरे वाह सच में ऐसा है। यानी सोचने वाली बात है बच्चों कि जब हम 3D का बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये 3D है, 3D यहाँ पे ये 3D है ऐसे क्यूबिकल, तो ये 3D है, 3 डायमेंशनल है, इसमें 1 2 3 तीनों है। हाँ, लेकिन अगर इस प्लेन का बात करो तो 2D 2 डायमेंशनल प्लेन, बोलो। और लीनियर 1 डायमेंशनल, तो लीनियर का अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल, तो 1 डायमेंशनल मीन्स पावर 1, 2 डायमेंशनल मीन्स पावर 2, 3 डायमेंशनल मीन्स पावर 3। अरे वाह। तो देखो बच्चों, एकदम शॉर्ट में जो चीजें हम लोग देख रहे हैं उसी स्टाइल में डिफिनेशन को डिफाइन कर दे रहे हैं। ध्यान देना कैसे, तो पावर रेस्ड on basic quantity to find out the unit of physical quantity of that physical quantity is known as dimension। क्या बात है, समझा रहे, तुरंत समझा रहे हैं। It is represented by स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। वाह, देखो बाबू, पावर रेस्ड ऑन बेसिक क्वांटिटी टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। ध्यान से पढ़ो डिफिनेशन को, क्या यहां से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है। इसको हम हिंदी में जब डिफाइन करते हैं बच्चों, हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम का अपलोड कर चुके हैं वीडियो, देखना कि किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को बीमा कही जाती है। वाह वाह, बड़ा अजीब है। पावर रेस्ड, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, है ना, टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन, है ना, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को पावर रेस्ड ऑन द बेसिक क्वांटिटी। अरे वाह, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, यानी कि यूनिट ऑफ दैट, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, क्लियर हो रहा है ना। देखो हिंदी और इंग्लिश डिफिनेशन से देखो, ध्यान देना, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात को, यानी पावर रेस्ड ऑन द बेसिक क्वांटिटी। अब छोड़ दो हिंदी को, अब इंग्लिश से आते हैं हम लोग और इसको समझते हैं कैसे, कि पावर रेस्ड ऑन बेसिक क्वांटिटी टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। ध्यान से पहले डिफिनेशन ध्यान से समझो बच्चों, कि पावर रेस्ड ऑन द बेसिक क्वांटिटी टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। अब देखो तो एरिया का बात अगर हम करेंगे तो m का पावर 2 मीटर स्क्वायर, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अरे वाह,
अरे वाह, डिफिनेशन खत्म। पावर रेस्ड ऑन बेसिक क्वांटिटी, पावर रेस्ड ऑन बेसिक क्वांटिटी, लेंथ तो पावर 1, एरिया तो पावर 2, वॉल्यूम तो पावर 3, L टू दी पावर 1 1D, L टू दी पावर 2 2D और L टू दी पावर 3 3D। अरे वाह, ध्यान दो। पावर रेस्ड ऑन बेसिक क्वांटिटी, पावर 1 है तो लेंथ, पावर 2 है, पावर 1 है तो 1D, पावर 2 है तो 2D, पावर 3 है तो 3D। अरे वाह, ध्यान से समझो। पावर 1 है तो 1D, पावर 2 है तो 2D, पावर 3 है तो 3D, मींस 3 डायमेंशनल, राइट। तो ध्यान से सुनो बच्चों, पावर रेस्ड ऑन द बेसिक क्वांटिटी क्या है ये? लेंथ का जो बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, उसका बेसिक यूनिट क्या है? तो मीटर। तो पावर रेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ज्यादा अच्छा रहेगा, बेसिक यूनिट, राइट। तो पावर रेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट। वाह, देखो डिफिनेशन कैसे क्लियर हो रहा है, यहां से क्लियर हो रहा होगा कि पावर रेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। तो बताओ बच्चों, यहां क्या है? बेसिक यूनिट पे पावर है, तो लेंथ बेसिक यूनिट है जिसका बेसिक क्वांटिटी है, जिसका बेसिक यूनिट मीटर है। लेंथ इज अ बेसिक यूनिट whose basic length is a basic quantity whose basic unit is meter. Length is a basic quantity whose basic unit is meter. Area is derived quantity, but meter is तो मीटर है क्या? तो बेसिक यूनिट, तो बेसिक यूनिट पे पावर। मीटर क्या है? बेसिक यूनिट पे पावर। वाह, अब क्लियर हो गया बोलो यार, ध्यान से समझो। डायमेंशन को एकदम क्लियर पानी कर दे रहे हैं कि पावर रेज्ड ऑन द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट पे पावर 1 डायमेंशनल, बेसिक यूनिट पे पावर 2 डायमेंशनल, बेसिक यूनिट पे पावर 3 डायमेंशनल। तो पावर रेज्ड ऑन द बेसिक यूनिट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। तो क्या होगा? लेंथ का यूनिट मिल गया मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यूनिट ही ना आएगा। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग फाइंड आउट कर लिए। फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर हो गया अच्छे से, 100% हो गया ना। तो अब हम लोग डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, डायमेंशन एक साथ जल्दी से उतार लो, जल्दी। तो देखो बच्चों, लेंथ बेसिक यूनिट क्वांटिटी, लेकिन उसका बेसिक यूनिट मीटर। तो हम लोग क्या किए? तो पावर इसलिए अप्लाई किए ताकि हमको फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मिल जाए, और उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। पावर 1 तो डायमेंशन 1, पावर 2 तो डायमेंशन 2, पावर 3 डायमेंशन 3, पावर 4 डायमेंशन 4। क्लियर। अब देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर हम लेके चल रहे हैं, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज का हम लोग यूनिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डायमेंशन। जैसे फर्स्ट हम लोग एग्जांपल ले लिए वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी इक्वल टू, देखो बच्चों धीरे धीरे, एक बात ध्यान से सुनना मेरा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, क्योंकि वेलोसिटी हम लोग उठा लिए मोशन चैप्टर से। तो मोशन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमको पढ़ने हैं। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमको मिलते जाएंगे। सोचो, तो जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे, अगर उनके बारे में आपको डिटेल पता है तो आप यूनिट निकाल लेंगे। लेकिन वो ज्यादा हम फिजिकल क्वांटिटी यूज में लाने जा रहे हैं जो आप 9th और 10th में पढ़े हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हाँ सर, हमको अगर फॉर्मूला पता रहेगा कोई भी, तो हम उसका यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि सबका डिटेल आगे चलेगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में DISP लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि t टाइम में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है x, तो यूनिट टाइम में डिस्प्लेस हुआ है x/t। Rate of change of displacement is known as velocity, or displacement of an object per unit time is known as velocity. Rate of change of displacement is known as velocity, or displacement of an object per unit time is known as velocity. Clear? तो बताइए बच्चों, velocity इक्वल टू आ गया displacement by time. Displacement is a type of length, तो मीटर, और टाइम का सेकंड, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर। और डायमेंशन का जब हम बात करेंगे बच्चों, तो वेलोसिटी का डायमेंशन मींस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का डायमेंशन। देखो बच्चों, वेलोसिटी जब डिफाइन करेंगे आगे, जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बहुत तरह के वेलोसिटी आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपको सिंपली याद रखना है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। अब देखो क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, क्लियर। जब नीचे सेकंड है ऊपर जाएगा पावर माइनस होगा। डिस्प्लेसमेंट का इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो डायमेंशन एल, और टाइम का टी, तो एल टी का पावर -1 को लिखते हैं बच्चों एम, एल का पावर 1, एम का पावर 0, एल का पावर 1, टी का पावर -1। देखो समझो, देखो और समझो। मास नहीं है ना, तो मास का पावर 0, m टू द पावर 0 इक्वल टू 1, नो टेंशन, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। l टू द पावर 1, t टू पावर -1, क्लियर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, ये वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया, एकदम याद रखना है, जितना सारा बता रहे हैं एकदम दिमाग में सेट रखना है। बताओ बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन अगर तुमसे पूछा जाएगा क्या बोलोगे? l t टू द पावर -1, l t टू पावर -1, राइट। स्पीड, स्पीड, तो स्पीड का क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का SI मीटर और टाइम का सेकंड, बिकॉज डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड, इट मींस मीटर सेकंड इनवर्स। और अब बताइए डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन L और टाइम का डायमेंशन T, तो L T टू द पावर -1, यानी इसको लिख सकते हैं M टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर -1, राइट। क्लियर हुआ? तो बताओ बच्चों, स्पीड इक्वल टू आ गया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का L होता है, टाइम का T होता है, तो L T का पावर -1 आ गया। यानी यहां से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आप देखेंगे जिनका डायमेंशंस इक्वल आएगा, सेम आएगा, राइट। तो देखा जाए यहां पे हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम डायमेंशन। देखो बच्चों एक क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, डायमेंशन सेम चेक कर लेंगे हम लोग और डायमेंशन निकाल लेंगे आराम से। ए ऑप्शन है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर बी है वेलोसिटी डिस्टेंस, नंबर सी है स्पीड वेलोसिटी, नंबर डी है नन। एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अरे वाह, यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन भी होता है L T टू द पावर -1 और स्पीड का भी डायमेंशन होता है L टू द पावर -1, मींस बोथ हैविंग सेम डायमेंशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम डायमेंशन? तो स्पीड एंड वेलोसिटी हैविंग सेम डायमेंशन, बिकॉज इन दिस केस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L T टू द पावर -1, डिस्प्लेसमेंट L, वेलोसिटी L T टू द पावर -1, डिस्टेंस L नहीं मिला, नहीं मैच किया। लेकिन स्पीड का भी होता है L T टू द पावर -1 और इसका भी L T टू द पावर -1, दोनों का सेम। क्लियर हुआ? तो सेम डायमेंशन, जल्दी से लिखिए, जल्दी फास्ट। हाँ, और ब्रैकेट में भी लिख देंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में भी लिखेंगे कोई गलती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ही हुआ डायमेंशन ऑफ स्पीड मीन्स डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका मतलब क्या, ब्रैकेट का मतलब क्या कि डायमेंशन ऑफ L बाय T। इसीलिए ज्यादा बेटर ये लिखना है, लेकिन वो भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी पे डिपेंड कौन करता है? तो मोमेंटम डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। तो हम लोग उन सब का भी डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनते रहो। अब देखो बाबू, नेक्स्ट मोमेंटम, 3 नंबर। Momentum. So momentum is defined as product of mass and velocity. बोलो, product of mass and velocity is known as momentum. Momentum is defined as product of mass and velocity of that object. तो mass का होता है किलोग्राम,
वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, आ गया। मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का एसेंट होता है मीटर पर सेकंड, आ गया। अब देखो मोमेंटम का डायमेंशन m इंटू भी, जल्दी बोलो मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, बोलिए, अरे बोलिए जी, मास का m होता है। वेलोसिटी का भी तुरंत बताए हैं lt टू द पावर -1, आ गया। एक बार में क्लियर करो, मास का एसेंट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, राइट, हो गया केजी मीटर पर सेकंड, राइट। और डायमेंशन मास का m और वेलोसिटी का lt टू द पावर -1 आ गया, m lt टू द पावर -1, राइट। नेक्स्ट नंबर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, बाय टाइम, राइट। वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। डिफाइन करेंगे आगे सब, लेकिन अभी सिर्फ फार्मूला याद रखना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी बाय टाइम सिंपली लिख देते हैं, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू v बाय टी। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। अगर सेकंड नीचे आएगा पावर माइनस तो नीचे होगा प्लस, और नीचे आएगा तो पावर माइनस प्लस हो जाएगा तो 112 हो जाएगा, या फिर इसी को ऊपर लेके चले जाओगे या इसको ऊपर तो आ जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स 2। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बताओ इसका डायमेंशन का अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो वेलोसिटी बाय टाइम का डायमेंशन, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt टू द पावर -1 और टाइम का डायमेंशन t, तो lt टू द पावर -2। अब कहेगा कि सर डायमेंशन क्यों पढ़ाने लगे सर, जब यूनिट है ही सर तो डायमेंशन क्यों पढ़ाने लगे आप। सुनो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रुक जाओ, पहले लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -2। m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2, राइट। अब ध्यान से सुनना, यूनिट हम लोग पढ़ लिए हैं तो डायमेंशन क्यों पढ़ने का जरूरत पड़ा, इसलिए बच्चों कि लेंथ का अगर यूनिट का बात करो तो एक लाइन से लाइन लग जाएगा। लेंथ का एसेंट होता है मीटर और भी यूनिट होता है किलोमीटर, पारसेक, लाइट ईयर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, डॉट डॉट डॉट, है ना। बहुत सारे यूनिट्स होते हैं लेंथ के, लेकिन डायमेंशन सिर्फ एक होता है, एक होता है। मास के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, है ना, बहुत सारे यूनिट होते हैं मास के, लेकिन डायमेंशन सिर्फ एक होता है। यानी हर एक को शॉर्ट में एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ देयर डायमेंशंस। तो डायमेंशन इज मच इंपॉर्टेंट, ओके। और डायमेंशन आपको समझा चुके हैं कि किसी भी बेसिक यूनिट पे पावर अगर रेस किया जाएगा, हाँ, जिससे कि फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट को फाइंड आउट किया जाएगा, तो वही है डायमेंशन, ओके। तो डेफिनेशन डिफाइन किए हैं तुरंत अभी कि पावर रेस्ड ऑन द बेसिक यूनिट टू फाइंड आउट द डायमेंशन, टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। तो सोचो बच्चों, अभी तुरंत डिटेल में समझाए हैं कि डायमेंशन क्या था। और अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का lt का पावर -1 बाय टाइम का t ऊपर गया तो lt का पावर -2 क्लियर होगा। इसको लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2, क्लियर, अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा होगा। यानी अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ चुका, और वहीं से एक बात और सीखने को मिला कि अभी एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं lt टू द पावर -2। तो आपको हम बताएंगे बाबू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी यूनिट, इसका यूनिट होता है कितना बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो फोर्स कोई भी रहे, चाहे तुमको लगा दी, या फिर ऐसे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो, या दो चार्जेस के बीच, रेस्ट चार्जेस के बीच फोर्स लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या दो मैग्नेट के पोल्स के बीच लगे मैग्नेटिक फोर्स, या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगे फोर्स उसके मासेस के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। इन ऑल केसेस SI of force is Newton, because
about the force or detailed concept given by the Newton about the force। तो फोर्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट दिया गया न्यूटन के द्वारा, इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स का एसेंट न्यूटन होता है। तो कोई भी एक्सेलरेशन रहे, जिस तरह से कोई भी फोर्स रहे एसेंट न्यूटन, उसी तरह से कोई भी एक्सेलरेशन रहे उसका एसेंट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वाह। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान देना बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is also an acceleration। So its SI unit is meter per second square and dimension is LT to the power minus 2। क्लियर, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, इसलिए उसका भी एसेंट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन होगा LT टू द पावर माइनस 2, राइट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग फोर्स का बात करने जा रहे हैं। फोर्स, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, सिंपल वे में डिफाइन कर देते हैं। लेकिन फोर्स F इक्वल टू ए में होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है बच्चों, है ना, कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो F इक्वल टू ए में, तो बताइए एसेंट क्या हो जाएगा, तो मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का भी तुरंत बताए हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया एसेंट फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि इसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट दिया है न्यूटन साहब ने, तो इसीलिए हम इसका एसेंट न्यूटन लिख देते हैं, विच इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, राइट, क्लियर। तो F इक्वल टू ए में मास का होता है एसेंट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एसेंट ऑफ फोर्स विच इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज सिंपली नोन एज न्यूटन, है ना। तो फोर्स का एसेंट एक्चुअली होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन साहब ने इसको सर्च किया है, डिटेल में बताया इसके बारे में, इसीलिए हम उसको लिख देते हैं क्या, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। क्लियर हो गया क्लियर, जल्दी। और डायमेंशन क्या होगा, अभी तुरंत बता रहे हैं बच्चों, एकदम फोर्स का डायमेंशन तो माइंड में सेट ही कर लेना। तुम्हारा क्या नाम है बाबू, तो MLT का पावर माइनस 2 है सर। अरे ऐसे क्यों, तो सर इतना हम ज्यादा डायमेंशन फोर्स का याद कर लिए हैं कि मेरा नाम भी डायमेंशन के रूप में निकलता है। सोचो, फोर्स का डायमेंशन F इक्वल टू एम ए का डायमेंशन, तो मास का डायमेंशन होता है m और एक्सेलरेशन का होता है LT टू द पावर माइनस 2। तो आ गया फोर्स का डायमेंशन MLT का पावर माइनस 2। आया कि नहीं आया, आ गया। अरे जल्दी बोलो, मास का F इक्वल टू ए में होता है कि नहीं होता है, होता है, तुमको याद है, लेकिन सबका डिटेल पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। पहले सबका डिटेल पढ़ाएंगे, वहां पे यूनिट निकालेंगे तो सब कुछ, अभी तो नहीं बनी, बहुत ज्यादा बचा हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बचा हुआ है अभी, क्योंकि धीरे धीरे जितने सारे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें नए नए फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, है ना। जैसे हम 12th में अभी स्टार्ट किए हुए हैं, जो कैपेसिटेंस पढ़ा दिए, तो कैपेसिटेंस का क्या होता है एसेंट, डायमेंशन, है ना। फिर आगे चला तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सब का डायमेंशन बता चुके हैं, देखो जाकर के उसमें, है ना। तो कहने का मतलब बच्चों कि जब आप 12th में 11 से लेकर 12 तक जितने सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, नए नए फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे जिनका हम यूनिट और डायमेंशन सब पढ़ते रहेंगे। क्लियर। अब देखो बच्चों, मास m, एक्सेलरेशन LT टू द पावर माइनस 2, आ गया फोर्स का डायमेंशन MLT का पावर माइनस 2। याद रखना है क्योंकि आगे यूज में आएगा सब। नेक्स्ट वर्क कहो या वर्क डन कहो, ओके। तो वर्क को हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअली होता है फॉर्मूला बाबू Fs cos थीटा। जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे और वर्क पावर एनर्जी में भी प्रूफ करेंगे, W इक्वल टू Fs cos थीटा। और जब वर्क डन को डिफाइन किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और वहीं से आ जाता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। तो बताइए वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर cos थीटा भी रखोगे
तो cos थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, तो नो टेंशन, जो डायमेंशन इसका वही इसका, जो यूनिट इसका वही इसका। हाँ, cos थीटा का डायमेंशन नहीं होता है, लास्ट में भी क्लियर आज करेंगे। तो वर्क डन W F इंटू एस, फोर्स का एस यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो वर्क डन का एस यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है, क्योंकि वर्क के बारे में जूल साहब ने डिटेल में बताया। वर्क, हीट, एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें जूल का बात किया जाएगा, क्योंकि जूल साहब ने इस पे बहुत अच्छा वर्क किया है, बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो एनर्जी। ओके, तो बताइए यहां से आ गया फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मीन्स न्यूटन मीटर और जूल, और इसको और भी लिख सकते हैं। न्यूटन को क्या याद है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मीन्स डिवीजन। तो केजी न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद करो यार, अरे याद करो, अभी तुरंत बताए हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगा? हो गया ना? बताओ बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, यहां से आ गया क्या? तो केजी मीटर न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, अरे देखो यार, F इक्वल टू एम ए, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर मीन्स डिवीजन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, केजी मीटर, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? बोलो बोलो, बहुत ज्यादा फेमस है ये सब, इसीलिए इस पे ज्यादा फोर्स करे बाबू कि ध्यान से समझते रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज में आएगा। अभी ये मत सोचो अभी पूरा डायमेंशन में इसका यूज जबरदस्त होगा, राइट? अब देखिए, फोर्स का क्लियर, वर्क का क्लियर, जैसा यूनिट क्लियर हो गया, अब डायमेंशन का थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो यूनिट कितना सारा आया, 1 2 3 यूनिट कितने सारे आ गए, है ना? सीजीएस में भी आएंगे, है ना? लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन का, तो सिर्फ वही एक ही होगा डायमेंशन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt का पावर -2, डायमेंशन का होता है l, तो आ गया क्या बच्चों? तो ml स्क्वायर t का पावर -2। क्लियर? अरे बोल दो, ml का पावर 2 l स्क्वायर और t का पावर -2, राइट? क्लियर? तो वर्क डन का डायमेंशन आ गया ml स्क्वायर t का पावर -2, और एसेंट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का भी वही हो जाएगा, क्या बात है? और हीट इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो एनर्जी, यानी हीट, वर्क, एनर्जी सब का एक ही हो जाएगा, है ना? तो देखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन वही हो जाएगा। जो वर्क का वही एनर्जी का यूनिट होता है केजी मीटर, ऐसा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t का पावर -2। हीट का भी यही आ जाएगा, हीट का भी यही आ जाएगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एकदम दिमाग में सेट रखो। अरे एक और बता रहे हैं, एक और टॉर्क का बात बताएंगे, टॉर्क। अभी हम एनर्जी का डिटेल जिक्र करने जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीन्स साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, different types, various forms of energy, but there are mainly two types of energy, which are potential energy and kinetic energy. सोचो, various forms of energy, but two types of energy, which are पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां से याद कर लो कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? हीट देंगे तो एनर्जी मिलेगा, वर्क करेंगे तो एनर्जी का बात एनर्जी रहेगा, तभी ना वर्क कर पाओगे। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बोलो बोलो। तो वर्क जब एनर्जी का फॉर्म है, तो एसेंट और डायमेंशन वही होगा जो वर्क का, वही एनर्जी का। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वही हीट का जूल, अरे इसी को तो जूल कर रहे हैं, हाँ, इसी को ना न्यूटन मीटर कर रहे हैं। अभी तुरंत जस्ट पीछे बताएं, वर्क का न्यूटन मीटर लिखो या जूल लिखो या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, बोलो। तो ऐसा जूल हो गया, डायमेंशन ml स्क्वायर t का पावर -2 हो गया, याद रखना है हीट का। क्लियर? चलो जल्दी। लेकिन टॉर्क का भी बात करने जा रहे हैं, पहले हम एनर्जी का बात कर लेते हैं। ऐसे ही स्टाइल में करके लिख लेना ताकि तुमको याद रहे। टॉर्क का भी वही होता है ना? देखो ध्यान देना बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी,
जिसको शॉर्ट में लिखते हैं P डॉट E या EP या फिर U, तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं। P डॉट E पोटेंशियल एनर्जी, EP पोटेंशियल एनर्जी, U पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, राइट। अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट तो मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी तुरंत बताएं कि जो एक्सेलरेशन का होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट का मीटर तो क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे वही असाइनमेंट आया। तो बताओ बच्चों, केजी देखो ध्यान देना, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट का होता है मीटर, तो आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट राइट। अब देखिए, अब डायमेंशन का बात अगर कर ले तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का Lt टू द पावर -2, हाइट का L, वाह ध्यान से समझो, मास का m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का Lt टू द पावर -2, हाइट का L, तो क्या आ गया ml स्क्वायर T टू द पावर -2, वही आ गया डायमेंशन, आ गया वही जो वर्क का, वही एनर्जी का, पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो, राइट। तो जल्दी से लिखिए और तुरंत आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, जल्दी फास्ट, एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट मीटर तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। मास का m होता है डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है Lt पावर -2, हाइट का L होता है, आ गया ml स्क्वायर T टू द पावर -2, राइट। जल्दी फास्ट। अब देखो बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन का। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है क्या, सो देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। देखो बच्चों, ये कांस्टेंट है 1/2, कोई फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, जैसे आपको बताएंगे आगे भी तुरंत कि F इक्वल टू होता है G/m/m2/r², तो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, E इक्वल टू h बताएंगे, H है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फिजिकल कांस्टेंट जो होते हैं उसका ऐसे यूनिट होता है, लेकिन ऐसे जनरल जो कांस्टेंट होते हैं 1/2 ये सब, उसका डायमेंशन यूनिट नहीं होता है। मीन्स यहां पर हम लोग अगर लिखेंगे कि -2 -5 -2/3 1/2 2 पाई r r यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब और भी पॉइंट का जिक्र करेंगे, इधर ही करेंगे, छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही। यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो, यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, और जब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है तो उनका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? तो बताओ बच्चों, 1/2 का कोई यूनिट नहीं होगा, तो मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी बोल दो। अरे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, वही आया यूनिट। और डायमेंशन का बात कर लेते हैं, है ना। डायमेंशन लेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। दिस इज डायमेंशन लेस, है ना। डायमेंशन लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डायमेंशन नहीं है, पावर सबका 0 है, ना तो लेंथ है, ना तो टाइम है, ना तो मास है। और भी लिख सकते हैं a का पावर 0, t का k का पावर 0, मोल का पावर 0, हाँ सब लिख सकते हैं, सातों लिख सकते हो। लेकिन ज्यादातर फेमस 3 है, इसलिए 3 का बात करते हैं, mlt। देखो ना, जितना सारा आ रहा है भी, ज्यादातर उसमें mlt ही आ रहा है। तो बताओ बच्चों, हाफ m ही स्क्वायर का डायमेंशन, तो हाफ का नहीं होता है डायमेंशन लेस, इनटू मास का m, वेलोसिटी का Lt टू द पावर -1 का होल स्क्वायर। अरे बोलो, 1/2 का डायमेंशन नहीं, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का Lt पावर -1 होता है, उसका होल स्क्वायर है, तो आ गया कितना खत्म, m, l का पावर 2, t का पावर -2। तो आ गया डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, दिस वन। क्लियर? वही आया कि नहीं आया? आया। अब देखो टॉर्क का भी यही आएगा बच्चों। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क भी पढ़ना है डिटेल में,
टेंशन नहीं लेने का। देखो बच्चों, टॉर्क जैसे शॉर्ट में समझो कि जो हैंड पंप है उसका हैंडल को ऐसे घुमाते हो, है ना, तो ये टॉर्क है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी शॉर्ट में बस फॉर्मूला याद रखिए कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, बीच में डैश भी दे देते हैं, ऐसे भी लिखेंगे, नो टेंशन। तो न्यूटन मीटर, ओके, जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। बोलो न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से और डिस्टेंस को आर से। तो डायमेंशन भी देख लेते हैं, टाउ का डायमेंशन एफ इंटू आर का डायमेंशन। अरे बोल दो यार, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, अरे जल्दी बोलो, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2 और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, तो आ गया क्या, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। देखिए बच्चों कितने सारे का यूनिट डायमेंशन सेम आ गया, वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, हीट का और टॉर्क का, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट डायमेंशन सेम आया कि नहीं आया, आया। तो जल्दी लिखिए, क्लियर हो गया होगा। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का होता है क्या, एम एल टी का -2, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करेंगे तो एल, तो आ गया क्या, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 आया। जल्दी अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग, वर्क पे डिपेंड करने वाला है पावर, फोर्स पे डिपेंड करने वाला है प्रेशर, है ना। तो थोड़ा प्रेशर का बात कर लेते हैं, डेंसिटी का भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बोलो, मास बाय वॉल्यूम, आराम से निकाल सकते हैं आप। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू एम बाई वी। मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, राइट। तो क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब लिखो या केजी मीटर इनवर्स 3 लिखो, बोलो केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। हाँ, और डेंसिटी का डायमेंशन, तो मास बाय वॉल्यूम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन होता है m, वॉल्यूम का होता है l क्यूब, तो m l का पावर -3। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का l क्यूब, m l का पावर -3। क्लियर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रेशर। पहले पावर निकाल लेते हैं क्योंकि प्रेशर पे और भी चीज डिपेंड करेगा, प्रेशर के जैसा होगा, इसलिए हाँ पहले हम पावर का देख लेते हैं। पावर, वर्क बाय टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, है ना, इज नोन एज पावर। तो बताइए बच्चों, किसी भी बल्ब का पावर है, अगर पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, किसी भी बल्ब का पावर है 40 वाट, 40 वाट मीन्स क्या, 40 जूल पर सेकंड। 40 पावर का वाट, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड। मीन्स अगर लिखा हुआ है किसी बल्ब पे 40 वाट 220 वोल्ट, मीन्स 220 वोल्ट पे वो 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी का कंजम्पशन करेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पावर वर्क बाय टाइम आ गया, तो वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है, चलो ना और एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, वर्क का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय टाइम सेकंड। अब ये ऊपर ले जाओ तो पावर -3 होगा, चाहे इसको नीचे लाओ पावर 3 होगा नीचे में, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3 लिखो या नीचे में +3 पावर हो जाएगा, राइट। या फिर और वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड, और वर्क का होता है जूल और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और इसी को कहते हैं वॉट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। बिकॉज जेम्स वाट साहब, जब पावर का बात आया तो जेम्स वाट साहब ने इसमें अच्छा काम किया। जेम्स वाट साहब ने वेपर इंजन डिटेल में समझाया, पीछे लेक्चर में देखो, तो पावर के बारे में वेपर इंजन का बात किया गया और वहां से बात आया कि जेम्स वाट साहब ने पावर में वर्क किया है कॉन्सेप्ट पे, तो इसीलिए हाँ क्या, तो पावर का एस्टिमेट क्या होता है, वाट। सब होता है लेकिन मेनली किसको वैल्यू दिया जाता है ज्यादा, वाट को। यानी कि देखो ध्यान से, वर्क होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का सेकंड ऊपर गया -3 हो गया, या फिर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम न्यूटन मीटर पर सेकंड, या वर्क का जूल बाय सेकंड जूल पर सेकंड, और वाट पावर का वाट। क्लियर। और डायमेंशन का अगर हम बात करेंगे बच्चों, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क का क्या होता है बोलो, वर्क का
एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 बाई टाइम का टी, तो क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3। देखो तो एकदम मिल रहा है वैसा ही, देखो तो एकदम एक जैसा मिल रहा है। देखो एम केजी वाला, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, टाइम का पावर माइनस 3, सेकंड का पावर माइनस 3, है ना। तो जल्दी से लिखिए, जल्दी पावर का क्लियर हो गया होगा अच्छे से एकदम। चलो अब देखो बच्चों, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, लेकिन कुछ कुछ बता करके आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं तो चलते रहेगा तो पता चलेगा कि 10 क्लास यूनिट डायमेंशन ही चल रहा है ना। लेकिन देखो ध्यान दो, अब हम बात करें थोड़ा प्रेशर का। नेक्स्ट प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स पॉइंट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। ज्यादा फेमस ये है और ये भी है, क्योंकि पास्कल साहब ने वर्क किया प्रेशर से रिलेटेड डिटेल में। तो पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। और डायमेंशन का बात किया जाए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन याद होगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस एम एल टी का पावर माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर। याद करो, याद करो, फोर्स का होता है एम एल टी का पावर माइनस 2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो याद करो एम एल का पावर माइनस 1 हो जाएगा, टी का पावर माइनस 2, अरे 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, राइट। अब देखो नेक्स्ट बाबू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हाँ ये भी होता है फोर्स बाय एरिया ही। ओके, फोर्स बाय एरिया। ये जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे बच्चों, तो 3 टर्म का हम जिक्र करेंगे, आपको समझाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और भी ज्यादा डिटेल में चलेगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत कुछ चलेगा। लेकिन ये तीनों का डिटेल थोड़ा सा समझो। किसी रबर को अगर हम स्ट्रेच करेंगे, तो रबर को स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा कि उसका थिकनेस डिक्रीज कर जाएगा, डायमीटर डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, राइट। तो वहीं से रिलेटेड बात है कि स्ट्रेस एक नाम दे दिया गया, क्योंकि प्रेशर लिखेंगे, जब खींचेंगे तो प्रेशर, हाँ धक्का देते हैं, दबाते हैं उसको, तब ना प्रेशर का बात करते हैं। इसलिए वहां पर नया टर्म आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसी डायरेक्शन में लीनियरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वाह, तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस याद रखना है आपको अभी फिलहाल की होता है क्या, फोर्स बाय एरिया, यानी सेम इसी का प्रेशर वाला ही हो जाएगा डायमेंशन यूनिट। बोलो यूनिट डायमेंशन सेम हो जाएगा, बोलो। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डायमेंशन तो वही हो जाता है, कौन, यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ज्यादा फेमस है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, लेकिन यहाँ हम लोग लिख देते हैं इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही। और डायमेंशन क्या, तो एम एल का पावर माइनस 1, टी का पावर माइनस 2। क्लियर, ओके। और थोड़ा डायमेंशन लेस का भी बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, या ओरिजिनल लेंथ भी लिखते हैं बच्चों। हाँ, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ एल। तो डेल्टा एल का यूनिट क्या हो जाएगा ऐसे, मीटर, और एल का भी मीटर, क्योंकि चेंज इन लेंथ। तो 4 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 2 मीटर, तो मीटर ही ना आएगा, बाई लेंथ का मीटर, कैंसिल हो गया, यूनिट लेस। और डायमेंशन लेस भी कैसे, तो इसका डायमेंशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा और लेंथ का एल यानी एल का पावर 0, क्योंकि पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी इसको डायमेंशन लेस को लिखते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया यानी प्रेशर, प्रेशर वाला ही यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और डायमेंशन हो जाएगा एम एल का पावर माइनस 1, टी का माइनस 2, राइट। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट लेस हो गया, और एल बाय एल डायमेंशन लेस हो गया, कैंसिल। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहां से एक आता है, इसी दोनों पे बेस्ड है यंग्स मॉडुलस, Young's modulus of elasticity। इलास्टिसिटी ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया
और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल। ध्यान देना यहां भी स्ट्रेन मारने जा रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा एल बाई एल। क्या मतलब फोर्स बाय एरिया यानी प्रेशर वाला है, यही है, सेम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वाला। देख रहा ना, प्रेशर का ऐसा डायमेंशन वही आया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का वही आया, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही आने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नहीं होता है, डेल्टा एल बाई एल का यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, तो ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, तो जो यूनिट इसका होगा डायमेंशन इसका वही ना इसका होगा। अरे वाह क्या बात है। यानी ध्यान से सुनो बच्चों, ये तुम बनाओ आराम से बना लोगे। इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, तो जो इसका होगा यानी जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि इसका नहीं होता है। यानी कि यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा। बोलो, क्योंकि इसका डायमेंशन यूनिट नहीं होता है। आराम से बना लेंगे, आराम से। इसका जो होता है रख दो, इसका नहीं होता है, खत्म। यानी जो इसका होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का, वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा कि नहीं होगा। जल्दी अब देखो बच्चों, डायमेंशन लेस का भी बात कर लिए कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सिंपली उसको स्ट्रेस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को स्ट्रेस भी, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को स्ट्रेन भी सिंपली कहते हैं, है ना। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या स्ट्रेन डायमेंशन लेस यूनिटलेस होता है, राइट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा फिजिकल कांस्टेंट का बात करते हैं, क्योंकि -5 ये सारे फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, पाई 1/2 2 ये फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, तो इनका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा फिजिकल कांस्टेंट का, जैसे F इक्वल टू होता है Gm1m2 बाई r², होता है। तो G है क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, जब भी जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसका डिटेल यूनिट डायमेंशन जानते जाएंगे बच्चों। लेकिन अभी हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इससे तुम परिचित हो। तो F(r²), देखो तो G को लिख सकते हैं F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1m2। फोर्स का क्या होता है सर? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर²। मास का केजी, तो आ गया बच्चों न्यूटन मीटर² पर kg²। ऐसा आ गया। एसेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर² पर kg², बट इट्स डायमेंशन इज F(r²) डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स का बताओ डायमेंशन जल्दी से, अरे जल्दी बोलो। mLT का पावर -2 होता है, याद रखो एकदम। फोर्स का डायमेंशन mLT का पावर -2 होता है, और डिस्टेंस का L, तो L²। अरे बोलो, फोर्स का mLT का पावर -2, डिस्टेंस L का स्क्वायर, और बाई मास इंटू मास, कैंसिल। क्या गया बच्चों बोलिए? G का डायमेंशन क्या गया? तो m का पावर -1 ऊपर जाएगा, L का पावर 3 हो जाएगा, T का पावर -2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी तुमको फॉर्मूला पता है तो यूनिट डायमेंशन अच्छे से पता है, बस, है ना। अब देखो बच्चों, यहां से हम आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का बात करते हैं, इक्वल टू hν। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को जानने के लिए थोड़ा सा हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा। तो आइए यहाँ पे पहले टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ही बता देते हैं। वेवलेंथ तो डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का L होगा डायमेंशन, वेवलेंथ का L हो जाएगा। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है ना। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड इज अ टाइम व्हिच डायमेंशन इज t⁻1 मींस t, एंड लिख सकते हैं m0 L0 t का पावर 1, m का पावर 0 L का पावर 0 t का पावर 1। क्लियर होगा? तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज t का पावर 1, राइट। अब देखो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान देना बच्चों, टी टाइम में सिंगल ऑसिलेशन होता है, तो यूनिट टाइम में 1/t ऑसिलेशन होगा, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, व्हिच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अरे वाह, बड़ा अजीब बात है, ध्यान दो, सब डिफाइन करेंगे आगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि
टी टाइम में सिंगल ऑसिलेशन, तो यूनिट टाइम में 1/t ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, देखो टी टाइम में 1 ऑसिलेशन, तो यूनिट टाइम में 1/t ऑसिलेशन, तो ये ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो बताओ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ जाएगा बच्चों, हाँ टाइम पीरियड का तो डायमेंशन आ गया टी है, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड, राइट। फ्रीक्वेंसी का तो 1/t, टाइम पीरियड का टी ही डायमेंशन होता है, तो t का पावर -1, ओके। और यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, जिसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं, hz हर्ट्ज, राइट राइट। तो डायमेंशन हो गया टाइम इनवर्स, यानी टाइम का पावर -1, t का पावर -1, और ऐसा यूनिट हो गया क्या, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। अब देखिए बच्चों, यहां से काम खत्म, आ गया आ गया। h इक्वल टू लिख सकते हैं E/ν, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, h इक्वल टू लिख सकते हैं E/ν आराम से। एनर्जी का होता है जूल, फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकंड, सेकंड इनवर्स, यानी ये साइड आ गया जूल सेकंड, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे h इक्वल टू होता है E/ν, h इक्वल टू होता है E/ν, एनर्जी का होता है क्या जूल, और न्यू फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड, तो सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड जूल सेकंड ऐसा आ गया, और डायमेंशन भी तुरंत निकल जाएगा बच्चों, h का डायमेंशन तो E/ν का डायमेंशन, जल्दी जल्दी इतना लिखो, जल्दी लिखो, तुरंत हो जाएगा, जल्दी फास्ट फास्ट, हो गया। अब देखिए, अब यहां से हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि h इक्वल टू मीन्स h का डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो h का डायमेंशन जो आ जाएगा क्या, तो E/ν का डायमेंशन, एनर्जी का होता है mL² t का पावर -2, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t का पावर -1, राइट। एनर्जी का mL² t का पावर -2, फ्रीक्वेंसी का t का पावर -1, यानी mL² t का पावर -1, अरे -2 + 1 -1, क्लियर, जल्दी उतारिए जल्दी फास्ट। अब देखिए बच्चों, ये फिजिकल कांस्टेंट थे, लेकिन उनका भी हम लोग डायमेंशन यूनिट देखें, यानी कहने का मतलब कि ऐसे जो जनरली कांस्टेंट होंगे उनका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन फिजिकल कांस्टेंट के यूनिट डायमेंशन होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लो, ये कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, सिंपली कांस्टेंट है तो नहीं होगा यूनिट डायमेंशन, यानी यूनिट लेस डायमेंशन लेस होगा। याद रखना है लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल, ये सारे भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, माइंड में सेट रखना है। एक्सपोनेंशियल, हाँ e⁻x, log x टू दी बेस ई, मीन्स log x मैंने मैथमेटिकल वाला जितना सारा है, हाँ log x रहे चाहे sin cos tan, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज रहे, वो भी यूनिट लेस डायमेंशन लेस होते हैं, उसका भी जिक्र करने जा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से सुनते रहिए मेरा बात पहले, कि जब हम बात करने जा रहे हैं ऐसी जनरली कांस्टेंट का, तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस, log x एक्सपोनेंशियल मीन्स लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल, ऑल आर यूनिट लेस डायमेंशन लेस, याद हो गया। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियो शॉर्ट में लिखा जाता है, all trigonometrical ratios are unitless and dimensionless, dimensionless। जैसे हम टी रेशियोज का बात करते हैं, एक टी रेशियो का बात करते हैं बच्चों साइन का, वैसे ही आप सबका निकाल लेंगे। थीटा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन थीटा का बात कर लेंगे, वैसे ही तुम और का बात कर लोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का यूनिट होता है मीटर, हाइपोटेनियस का मीटर, कैंसिल हो गया, यूनिटलेस। हाँ, डायमेंशन अगर हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का एल, हाइपोटेनियस का भी एल, कैंसिल हो गया, एल का पावर 0 आ गया, यानी डायमेंशन लेस आ गया, m0 l0 t0। यानी कि जिस तरह से साइन का निकाले हैं उसी तरह से कॉस टेन से कॉस सेकॉर्ड का भी निकल जाएगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि कॉस में लेके चलेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस, तो लेंथ बाई लेंथ कैंसिल, एल बाई एल कैंसिल, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, राइट। लेकिन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल, एंगल। तो एसआई यूनिट का अगर हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, but
इट इज डायमेंशनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, इज डायमेंशनलेस, राइट। एसाइड होता है एंगल का रेडियन, हाँ, लेकिन ऐसे लग रहा था कि नहीं होता है, थीटा एल बाई आर, हाँ, लग रहा था कि एल बाई आर कैंसिल होगा, मीटर मीटर, जिस तरह से यहाँ मीटर मीटर कैंसिल हुआ वैसे ही मीटर मीटर कैंसिल होगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगा। लेकिन नहीं, दिमाग में सेट रखना है कि एंगल का एसेंट रेडियन होता है तो होता है, लेकिन ये डायमेंशनलेस कैसे होता है, तो देखो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यहां से डायमेंशनलेस होता है, एल का एल, रेडियस का एल, यानी कैंसिल, यानी m0 l0 t0। अरे वाह। और उसी तरह से सॉलिड एंगल भी क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखो बच्चे, एकदम क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह से सॉलिड एंगल का भी बात कर लेते हैं, जल्दी लिख लो। सॉलिड एंगल, तो एसाइंट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, है सर, बट इट इज डायमेंशनलेस। वाह, ये भी बड़ा अजीब बात है। तो देखो तो बच्चों, अभी तुरंत हम बताए थे आपको कि डी ओमेगा इक्वल टू, तो यूनिट तो आ गया, एसाइंट होता है स्टेरेडियन, क्लियर है, ये तो बता चुके पीछे। और डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डीए एरिया है, एल स्क्वायर, कॉस थीटा का नहीं होता डायमेंशन, m0 l0 t0, और एल स्क्वायर कैंसिल, यानी डायमेंशन लेस आ गया। सॉलिड एंगल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, क्लियर। तो एंगल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको जितना सारा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, आप आराम से, फिजिकल क्वांटिटी हो या फिजिकल कांस्टेंट हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे आएंगे कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, सबका डायमेंशन होता है, राइट। लेकिन ऐसे जनरली कांस्टेंट का बात करेंगे तो डायमेंशन नहीं होता है, नहीं होता है, दिमाग में सेट कर लो। यानी कि जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, आप आराम से उनका डायमेंशन निकाल लेंगे, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटीज हो या फिजिकल कांस्टेंट हो, आराम से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। धीरे धीरे लेक्चर पढ़ते जाएंगे और सभी फिजिकल क्वांटिटीज मिलते जाएंगे, ऐसे डायमेंशन निकालते जाएंगे। ओके, तो बहुत सारा है बाबू, अगर हम लोग सोल्व करने लगे तो पता चलेगा कि कितना टाइम बीतेगा। अभी आगे लेकर के आएंगे, जब डीबीपी लेकर के आएंगे, है ना, तो उसमें क्लियर करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो अच्छे से पढ़ते रहिए।